हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023, 22 और 20 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है। 9 का अपवर्त देखिए, जहाँ अपवर्त का मतलब होता है गुणज, यानी 9 से जिस सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा उसको अपवर्त कहते हैं। जिसका ऑप्शन ब है, यही सही उत्तर होगा। 9, 18, 27 और 36 ये 9 का गुणज है। और बाकी जो ऑप्शन दिया है एक, देखिए पहले में एक दिया है, एक में तो 9 से भाग नहीं जाएगा। और यहाँ पे 3 और 6 इससे छोटा है, 9 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 में तो चला जाएगा, लेकिन 21 में नहीं जाएगा और 25 में नहीं जाएगा, 30 में नहीं जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ये तीनों नहीं होगा। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। यही अपवर्तक पूछा होता कि 9 का अपवर्तक क्या होता है, तो अपवर्तक मतलब होता है कि उसका गुणनखंड, यानी 9 में किस किस संख्या से भाग चला जाएगा। जैसे 1 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा और 9 से चला जाएगा, ये अपवर्तक हो जाएंगे। तो आप अपवर्त और अपवर्तक में डिफरेंस याद रखिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन ए है 31 और 33। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जिसमें एक से भाग जाए और खुद से भाग जाए, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बाकी किसी भी संख्या से एक और खुद के सिवाय उसमें भाग चला जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 31 और 33। 33 में देखिए, एक और 33 से तो जाएगा ही, 11 से भी चला जाएगा और 3 से भी चला जाएगा। 11 3 33 और 3 गुणे, और 3 को 11 बार में जब 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा। यानी ये 33 जहाँ जहाँ होगा ये ऑप्शन में नहीं होगा ये उत्तर। तो ये भी, ये दो ऑप्शन हट गया। अब ऑप्शन 100 है, द है 31 और 39। 39 से 13 से चला जाएगा, 39 में 13 या 39। लेकिन जो इसका ऑप्शन 100 है 31 और 37, इसमें एक और खुद से भाग जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन 100 सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, तीन संख्याएं एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक मौसौ 12 है तो ये संख्याएं हैं। देखिए, मौसौ उसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो ये तो अनुपात दिया हुआ है, संख्या नहीं दिया हुआ है। इस अनुपात में संख्या है और उसका मौसौ 12 है, तो इसका मतलब कि जो ये संख्याएं होंगी 12 से बड़ी ही होंगी, तभी तो 12 से सब में भाग जाएगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन दिया है अ में 10 दिया है पहला, तो 12 से छोटा हो गया तो इसमें तो भाग नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा में दिया है 5 और 10, ये दोनों 12 से छोटा है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। और द में है 4, 8, ये भी तो 12 से छोटा है, तो ये भी ऑप्शन सही उत्तर नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो ब है 12, 24, 36, एक संबंधित 2 संबंधित, ये अनुपात में भी है, एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में भी है, और 12 इसका मौसा भी है, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, किसी संख्या में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। सिंपल है, 30 का 80% निकाल दीजिए। 30/80/100, 30 गुणे 80/100, परसेंटेज का अर्थ होता है भाग है, तो 100 यानी भागे 100, 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3/24। इसका अ जो है यही सही उत्तर होगा, 24 बच्चे। प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न संख्या 5 है, 18% का भिन्न रूप होगा। देखिए, अभी हमने बताया कि भिन्न का अर्थ होता है, यानी परसेंटेज का अर्थ होता है भागे 100। तो 18% है, तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। अब 18 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 100 50 बार में 9/50। तो देखिए, 9/50 कहाँ दिया है, द दिया है, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अति लघु प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो देखिए, इसका हल हम लोग अगले पेज से देखते हैं। पहला है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले 1 लिख दिया और 1 घटा के, यानी 3 अंक पूछा है ना, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 100 जो हो जाएगा ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी व्यास दिया है d बराबर दिया है 35 सेंटीमीटर। अब इसके त्रिज्या निकाल के परिमाप निकाल देंगे, यानी परिमाप का अर्थ होता है परिधि। तो व्यास d दिया है 35 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है d/2, यानी व्यास में 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या निकल जाती है। तो व्यास बटे 2 यानी 35/2 आ गया त्रिज्या। अब वृत्त का परिमाप यानी परिधि बराबर 2πr सूत्र होता है। 2 पाई का अर्थ होता है 22/7 और आर हम लोगों ने निकाला है 35/2। अब 7 कट जाएगा 35 से, 7 35 कट जाएगा 7 से 5 बार में, 7 5 35।
और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 हासिल है, 5 दूना 10 के 11, यानी 110 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। दशमलव में बदलने के लिए सीधा है, अंश में हर से भाग दे दीजिए। तो 7 तरीका 21, हासिल बचा यहाँ पे शेष बचा 3, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे तो भाग जाएगा 4 बार में, 7 चौको 28, फिर बच गया हासिल यहाँ पे शेष 2। चूँकि एक बार दशमलव बढ़ा चुके हैं तो एक 0 तो अपने आप बढ़ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 6 आ गया, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 60 हो जाएगा, 7/56, 4। ऐसे आप बढ़ाते जाइए, जितना अंक तक आपको निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको दशमलव में पूछिएगा तो मैक्सिमम 3 अंक तक निकालिएगा, इससे ज़्यादा मत निकालिएगा आप। यहीं तक आपको 1 नंबर मिल जाएगा 3 अंक तक। संख्या तो इसका दशमलव में हो जाएगा 3.24/7 का आंसर जो होगा 3.428, यही सही उत्तर होगा। संख्या 9 है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। देखिए एक ये रेखा हो गया, इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं। बिंदु तो असंख्य हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में असंख्य या अनंत बिंदु हो सकते हैं। एक लाइन आप लिख देंगे बस, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 और 5:8 में। तो यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए इसको, अनुपात का अर्थ ही होता है ये भाग में होता है, ये 2/3 है और ये 5/8 है। इसको आप भिन्न में बदल लीजिए, भिन्न में बदल लीजिए, आपको भिन्न में कह रहे हो कि दशमलव में बदल लीजिए और उसके बाद से आपको पता लग जाएगा कौन सा बड़ा है। तो 2/3 को भिन्न में बदलेंगे, 2/3 होगा और इसके अंश में भाग देंगे 3 से, तो 0 बार में पहले जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 3 छके 18, फिर 2 हो जाएगा, 3 छके 18, 3 छके 18, अब यानी 6 6 6 6 6 अनंत तक चला जाएगा। ये आ गया 2/3 का भी दशमलव रूप। अब 5/8 को हल करेंगे तो 5/8, 5/8 यानी 8 में 5 में 8 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया सबसे पहले, 50 हो जाएगा। 8 छके 48, 8 छके 48, फिर 2 नीचे शेष बच जाएगा, 20 होगा। और 8 दूना 16, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 20 से बड़ा, तो 8 दूना 16, फिर 4 शेष बचेगा। तो अब यहीं से पता चल गया, देखिए ये 62 है और 66 है, यानी 6 तो बराबर है, उसके बाद ये 6 है पहले में और दूसरे में 2 है, तो यानी जो ऑप्शन ए है पहला है 2:3, यही बड़ा अनुपात है, यही सही उत्तर होगा। अतः 2:3 बड़ा है, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, 40 कप बिका है ना, तो 40/60 गुणे 100 निकाल लेंगे आप। तो कपों की संख्या 60 दिया है, बिके हुए कपों की संख्या दिया है 40, तो अतः कुल बिके हुए कपों का प्रतिशत निकालने के लिए 40/60 गुणे 100 कर देंगे। अब इसको जो कट रहा है वहाँ काट लेंगे, यहाँ पे देखिए कि ये 20 से कट जाएगा, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, और 2 को 100 में जब गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200/3, 3 से भाग देंगे, 3 छके 18, फिर 2 बचा और यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 छके 18.66, यानी 66.66 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 66.66% कप बिक गए। आगे है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, 18 माइनस बड़े कोष्ठक में 14 धन मझोले कोष्ठक में 16 माइनस छोटे कोष्ठक में 18 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने एक बार प्रश्न उतार लिया, उसके बाद से छोटा कोष्ठक से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 18 माइनस 5 है तो 18 माइनस 5 हो जाएगा 13 आ गया मान, ये बाकी सब ऐसे लिख लेंगे। अब 16 में से 13 जाएगा, 3 बच जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों ने मझोला कोष्ठक को सॉल्व किया, जब 3 आ गया, अब बड़े कोष्ठक में है 14 धन 3, 14 3 हो जाएगा 17, तो 18 माइनस 17 होगा, तो एक आंसर ही हो जाएगा इसका, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। देखिए पिछले क्लास में भी सेम प्रश्न पूछा था, तो ऐसे ही बना लेंगे आप। एक रेखाखंड खींचा, एक निश्चित चाप लेके एक चाप काटा। अब ये जहाँ इसको ए बी को जहाँ काट रहा है, इससे एक चाप उसी चाप
माप बदलेंगे नहीं चाप का, एक ऊपर चाप काटेंगे और फिर डी को केंद्र मानकर एक ई पे चाप, एक और चाप काटेंगे जो कि ए पे कट रहा है। अब डी और ई को, डी को केंद्र मानकर एक ऊपर चाप काटेंगे और ई को केंद्र मानकर एक और ऊपर चाप काटेंगे। दोनों को जो समद्विभाजित करता है बिंदु एफ पे, बिंदु एफ को मिलाती हुई एक एजी रेखा खींचेंगे। यही जो होगा 90 अंश का कोण होगा। आप पटरी और प्रकार की सहायता से बना लेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है 300 रुपये, यानी 300 रुपये में खरीदा तो उसका जो मूल्य था 100% था। 100% दिया हुआ है 300 और वो कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी 20% का लाभ होगा। यानी ये 300 का 120% निकाल लीजिए, ये खुद है 100%, लेकिन उसका 120% और जोड़ दीजिए तो लाभ मिल जाएगा, यानी 300 का 120% निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है। इसका हल है, क्रय मूल्य दिया हुआ है सीपी 300 रुपया, लाभ दिया है 20%, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर क्रय मूल्य का 120%, यानी 300 का 120%। तो 120% का अर्थ होता है भाग, तो 300 गुण है 120/100। अब 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 12 तिहाई 36 और 1 जीरो 30 का बचा हुआ है यहाँ पे, तो 360 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 360 रुपये में वो बेचेगा रेडियो को, तो उसको 20% का लाभ होगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट 120% निकाल लिए, एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप 300 का 20% निकाल के 300 में जोड़ दीजिए, 20% यानी 20/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 30 दूना 60, अब 300 में जोड़ दिया तो 360 निकल जाएगा। वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो यहाँ पे हम HCF निकाल लेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगी कि इन सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। लेकिन हमको शेष बचाना है 1, 3 और 5। सब में नहीं बचाना है, एक बचाना है पहली संख्या में, यानी 49 में एक बचेगा शेष, और 3 शेष बचेगा 59 में बचेगा, और जो 5 शेष बचेगा वो 109 में बचेगा। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं में से इतना इतना घटा के आप लिख लीजिए और इनका HCF निकाल लीजिए, तो वह सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 49 में से 1 जा 48, 59 में से 3 घटाया 56 और 109 में से 5 104, ये आ गया संख्या। अभी इनका HCF निकालेंगे यानी मौ 100। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको भी निकालते हैं। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 48 दूना 24 ऐसे काट लेंगे, तो इधर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 गुणे 3, ये 48 का आ गया। 56 का ये अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 आया। 104 का निकाले हैं तो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। ये अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं किस संख्या से भाग जाएगा। ये कि 104 में 2 से भाग जाएगा तो 52 बार में, फिर 52 से 2 बार में भाग जाएगा 26 बार में, फिर 2 से जाएगा 13 बार में। अब अभाज्य संख्या 13 से ही भाग जाएगा। जो इधर का संख्या जो होता है ना, यही ये गुणनखंड होता है उसका, अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे सबका लिख लिया। अब देखेंगे 48, 56, 104 में कौन सी ऐसी संख्या है, कितनी बार 2 है या कोई भी संख्या है जो सब में भाग गया है। तो देखिए एक बार 2 मैच कर रहा है सब में, और एक बार और है चला गया है, और एक तीसरी बार भी 2 सब में गया है। उसके बाद देखिए 2 केवल पहली बार में है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है। ऊपर 7 13 नहीं है, बीच में 3 2 और 13 नहीं है, नीचे जो है 7 2 और 3 नहीं है, यानी इन सबको छोड़ देंगे। जो 3 बार 2 है वो सब में बराबर भाग गया है यहाँ पे, तो यही जो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 मौ 100 हो जाएगा। जो 8 होगा, यानी 8 से भाग देंगे 49, 59 और 109 में, तो क्रमशः शेष बचेगा 1, 3 और 5। यही सही उत्तर होगा 8। प्रश्न संख्या 16 है, 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2। देखिए यहाँ समीकरण दिया हुआ है और a का मान भी दिया है, यानी जहाँ जहाँ a है -2 रख दीजिए और गुणा कर दीजिए उसको, यानी सॉल्व कर दीजिए, गुणा करके जोड़ दीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5a² + 4a - 2 है, a का मान -2 है। जब a का मान -2 रखेंगे तो a² जब होगा तो माइनस के जो भी अंक के पहले माइनस रहता है और जो समघात हो तो प्लस में बदल जाता है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से 5 में गुणा किया तो 20 आ गया। और यहाँ पे 4a है,
तो ए का मान -2 है, 4 दूना 8 होगा, और इसके पहले प्लस है और -2 के पहले यानी 2 के पहले यहाँ पे माइनस है, तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 20 - 8। उसके बाद फिर आगे -2 दिया हुआ है, तो उसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ में -8 8 और -2 मिल के हो जाएगा -10, और 20 में से 10 घटेगा 10 आ जाएगा। यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न क्या दिए हैं? 3 त्रिज्याओं के नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है 3 जीवाओं के नाम, और तीसरा है वृत्त का केंद्र बताना है। ऐसे ये फिगर प्रश्न में दिया हुआ है, आपको प्रश्न में देगा। ये वृत्त दिया है, हम जानते हैं कि 3 त्रिज्याओं के नाम बताना है। 3 त्रिज्या कहते हैं जो केंद्र से परिधि को टच करे। एक ये टच किया है, और एक ये टच किया है, और एक ये टच किया है। यानी तो नीचे हो जाएगा, इसका उत्तर लिखेंगे तो 3 त्रिज्याओं के नाम हो जाएगा ये OA, OB और OC। यही सही उत्तर होगा। और दूसरा है 3 जीवाओं के नाम। जीवाओं इसे कहते हैं जो 2 परिधि को टच करने वाला, जो परिधि पे 2 बिंदु हैं उनको मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये हो जाएगा, ये ये ये। आप जितनी बार भी ऐसे खींचेंगे परिधि को, जो परिधि पे 2 बिंदु है कोई भी, उसको मिलाएंगे तो ये जीवा का मान हो जाएगा। ऐसे भी कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ऊपर नीचे भी होगा, तो ये भी जीवा ही कहलाएगा। तो ऐसे इस चित्र में आप देखिए कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे तो जीवा एक टच किया है, ये टच किया है A और C। दूसरा जो है परिधि को दो बिंदु को मिलाने वाला है कि ये भी A भी है, एक A भी है, और ये BC भी है। ये भी है, एक जीवा ही है। परिधि पे 2 बिंदु है B और C, इनको मिलाने वाली रेखा है BC। तो इनके 3 जीवाओं का नाम हो जाएगा AB, BC और AC। अगला पूछा है तीसरा, वृत्त का केंद्र बताना है। हम जानते हैं वृत्त का केंद्र जो बीच में होता है यही है। यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है O, तो वृत्त का केंद्र हो जाएगा O। यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी है। देखिए, जो सलमा जो है 10 वर्ष बड़ी है, यानी रेशमा की आयु, और 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु के दोगुनी थी। तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 10 वर्ष जो बड़ी है सलमा, तो यानी हम रेशमा की आयु मान लेते हैं, तो सलमा की आयु यानी रेशमा में 10 वर्ष जोड़ देंगे तो सलमा का निकल जाएगा। तो देखिए, माना रेशमा की आयु है x वर्ष है, अब सलमा की आयु 10 वर्ष बड़ी है, तो सलमा की आयु बराबर हो जाएगा x धन 10 वर्ष। अब प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले क्या था कंडीशन? 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु होगी, वो वर्तमान उम्र हम लोगों ने माना है x वर्ष। 4 वर्ष पहले जो आयु होगी रेशमा की, वो होगी x - 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष घटा दिया। ये सब मान रहे हैं हम लोग, ये माना हुआ है 4 वर्ष। और 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, तो सलमा की आयु वर्तमान है x + 10, तो इसमें से 4 घटा देंगे तो x + 10 - 4 होगा। 10 में से 4 जाएगा 6, यानी आ जाएगा x धन 6 वर्ष हो जाएगा सलमा की आयु 4 वर्ष पहले। अब प्रश्नानुसार कंडीशन क्या है? 4 वर्ष पहले कंडीशन था कि जो रेशमा की आयु था, यानी x - 4 वर्ष, ये दोगुना था किसके? सलमा की आयु के। दोगुना नहीं था, यानी सलमा की आयु जो था वो रेशमा की आयु, करंट जो आयु है वर्तमान आयु से दोगुना था। तो बराबर करने के लिए रेशमा की आयु को दोगुना कर देंगे, तभी तो बराबर होगा। क्योंकि बराबर का चिन्ह बीच में लगाए हैं, इसका अर्थ है कि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो प्रश्न में दिया है कि सलमा की आयु दोगुना था 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु से, तो बराबर करने के लिए रेशमा की आयु में 2 से गुणा कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगा वो रेशमा की आयु हो जाएगा, उसमें 10 वर्ष जोड़ देंगे वो सलमा की आयु निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x धन 6 बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो, और यहाँ पे -4 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा -8। अब x को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो 2x में से x जाएगा तो x बच जाएगा, x इधर लिख दिया है x। अब इस 8 को माइनस है इधर भेज दिए हम लोग, तो 6 के साथ जुड़ेगा तो 6 और 8 हो जाएगा 14, यानी x का मान आ जाएगा 14 वर्ष। ये आ गया रेशमा की आयु। तो रेशमा की वर्तमान आयु हम लोगों ने माना था x वर्ष, यानी 14 वर्ष हो जाएगा।
एक उत्तर ये हो जाएगा, ये पूछा था। दूसरा, सलमा की वर्तमान आयु x धन 10 वर्ष, तो x धन 14 होगा, यानी 14 धन x होगा, तो 24 वर्ष आ जाएगा सलमा की आयु। यहाँ पे देखिए जो कंडीशन दिया है वो भी फुलफिल हो रहा है। 4 वर्ष पहले इसका जो 14 वर्ष अभी वर्तमान उम्र है, 4 वर्ष पहले इसका उम्र हो जाएगा 10 वर्ष, और इसका 24 वर्ष अभी वर्तमान उम्र है, तो 4 वर्ष पहले ये हो जाएगा, 24 में से 4 घटाएंगे 20 वर्ष। और ये देखिए सलमा की आयु दोगुनी भी है रेशमा की आयु के, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।